अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वंदे मातरम। जब बहादुर जवान किसी मां का बेटा, किसी पत्नी का पति, किसी बच्चे का पिता जब मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए मौत का कफन बांध के निकलता है तो कहता है एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने पे उठा रखी है, यह जवान कहता है। और यहां पे वो बहादुर जर्नैल जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत माता की सीमाओं की रक्षा करने के लिए एक लकीर को खींच दिया था और कहा था एक गोली पाकिस्तान से चलेगी वो 100 का जवाब देंगे हमारे फौज के वो जर्नैल सोहेब साहब, हमारे वो भाई नानू भाई जी, जिन्होंने ये परिवार जो मातृभूमि की रक्षा करते हुए जिनके बच्चे पति शहीद हो जाते हैं, उनको परिवार को अपने गले में लगाने का सारी जिंदगी का जिम्मा ले रखा है, मैं उनका नमस्कार करता हूं। हमारे और फोर्स के बहादुर जर्नैल मेहता साहब और मेरे भाइयों और बहनों, बड़ी मुश्किल लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ, इसमें कोई शक नहीं, पर लड़ाई को आसान भी किया जा सकता है अगर हमारे इरादे मजबूत हों कि हमने आतंकवाद को समाप्त करना है, हमने पाकिस्तान को करारा जवाब देना है। कोई लड़ाई मुश्किल भी नहीं। वो जनरल सुहाग साहब ने बताया जब हमारे 18 जवानों को पाकिस्तान की तरफ से हमारी पीठ पे छुरा खोप करके उनको शहीद किया तो 10 दिन के अंदर पाकिस्तान में घुस करके हमारे जवानों ने 45 आतंकवादियों को ढेर करके जिंदा शहीद की तरह वापस आए थे, जिनका चेहरा जनरल सुहाग साहब के ऊपर जाता है। मैं मानता हूं इस चीज को कि हमारे जवानों की शहादत बहुत हो रही है और हम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। जब पॉलिटिकल पार्टियों के लोग बड़े बड़े चैनलों के अंदर ये कहते हैं हमारे टाइम के ऊपर सरकार थी तो इतने जवान शहीद हुए थे, मोदी साहब की सरकार आई तो इतने हुए, 26/11 की घटना हुई आपके टाइम पे दूसरा कहता है दीनानगर की घटना हुई। इन पॉलिटिकल पार्टियों को पूछना चाहता हूं, इस कड़क गर्मी के अंदर, दिसंबर की कड़क सर्दी के अंदर, जब हमारे जवान बर्फों के अंदर समाधि ले लेते हैं, जरा जवान की बंदूक का हाथ लगा के देखो, आप हाथ भी नहीं लगा पाओगे और जवान मौत का कफन बांध करके मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार खड़ा रहता है। जवान की बॉडी खून से लथपथ उसके घर नहीं आती है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उनके पिता, उनका परिवार इंतजार करता है। और हम राजनीतिक लोग चैनलों के अंदर 2 मिनट में खड़े हो जाते हैं और बहस शुरू कर देते एक दूसरे के ऊपर और पाकिस्तान को बता देते अपने दुश्मन को कि हम राष्ट्र के लिए एक नहीं हैं। नानू भाई तो एक है, नानू भाई के ट्रस्टी तो एक हैं। इतना बड़ा ट्रस्ट
वो तो मातृभूमि की रक्षा के लिए एक है, पर हम राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों के लोग एक नहीं है, और वो पाकिस्तान हमारा तमाशा देखता है। आप लोग एक हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है, प्रथम राष्ट्र सबसे पहले मातृभूमि। ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना सीपीएम, ना सीपीआई, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी। प्रथम राष्ट्र कौन अपनाएगा उसको? जब जवान मौत का कफन बांध के घर से निकलता है तो अपनी पत्नी की तरफ देखता है, अपने पिता की तरफ देखता है, अपने बच्चों की तरफ देखता है। आंखें उसकी नम होती है, पर बात गहरी उसके दिल में होती है, और वो सोचता है कि शायद ये मेरी आखिरी मुलाकात होगी। मैं जा रहा हूं मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, मौत का कफन बांध करके। और वही होता है, जवान जाता है और 15 दिन के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून से लथपथ तिरंगे झंडे में उनकी बॉडी इनके हाथों में आ जाती है। जवान वर्दी इसलिए नहीं पहनता तनख्वाह लेने के लिए, वो वर्दी इसलिए पहनता है कि मैं मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करूंगा, और उनकी शुरू से लेके आज तक पीढ़ी और आगे तक चलती रहेगी। एक शहीद होता है, दूसरा मौत का कफन बांधने के लिए तैयार रहता है, तीसरा शहीद होता है, चौथा तैयार रहता है। ये उनका काम है। और हम राजनीतिक लोग, हम लंबी सोच लेके चलते हैं। आज हम मंत्री हैं, हमारी बहू मेयर होगी, हमारा बेटा मंत्री होगा, हमारा बेटा एमएलए होगा। हम इसी सोच में रहते हैं। पर जवानों को कौन पूछेगा? क्या अकेले नानूभाई जी का ट्रस्ट, उनके दोस्तों का बनाया हुआ खून से ये ट्रस्ट, क्या ये वही जिम्मेदारी उठाएंगे? मुझे वो बचपन का दिन याद है जब पंजाब में आतंकवाद था, जब बहनों के सुहागों को उजाड़ा जाता था, बच्चों को यतीम किया जाता था, खून की नदियां बहराई जाती थी। किसी मां को यह नहीं पता होता था मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी घर से निकली है, वापस आएगी या नहीं आएगी, आतंकवादियों की गोलियों और बम्बों का शिकार हो जाएगी। हमने उस वक्त मौत का कफन बांधा था जब आतंकवादी कहते थे हिंदुस्तान से पंजाब को तोड़ देंगे, पंजाब में खालिस्तान बनेगा। हमने कहा था ये मौत का कफन बांधा है, खालिस्तान बनेगा तो हमारी लाशों से बनेगा, और गंदी हनेरी की तरह हमारे लाशों से निकल के चला गया। हमने खालिस्तान नहीं बनने दिया। हमें याद है, आज हम वो वक्त सोचते हैं। शहीद परिवारों को बुलाते थे, एक सिलाई मशीन देते थे और एक शॉल देते थे और बेच देते थे। पता नहीं मुझे वो दिन हम कैसे करते थे, हम और क्यों नहीं कर पाते थे। धीरे 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 वक्त बदलता गया। कारगिल का युद्ध आया, महेंद्रगढ़ के अंदर एक बहादुर जवान के बेटे शहीद हुए, उनके पिता को मिलने गया। 2 बच्चे सामने थे उस बहादुर जवान के। मैंने उनके पिताजी को पूछा, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? कहना ये 2 बच्चे जब बड़े होके फौज में कराऊंगा। मैं कहा बच्चों को मैं अपना बच्चा समझूंगा, अडॉप्ट करूंगा, उनका शिक्षा, उनको आगे तक मैं लेके जाऊंगा। मैं कहा सरकार ने को मदद की, कहते 5000 रुपया लकड़ों के संस्कार के लिए एसडीएम दे गए थे। आंखों में रोना आ गया। जवान की कीमत लाश की 70,000 सरकारों ने लगा दी और एसडीएम 5000 लकड़ों का संस्कार के लिए दे गया। मन टिका नहीं, वापस आए। जितना भी मैं बम्बों से बचे हुए टूटे हुए शरीर को लेके घूम सकता था, Z+ सुरक्षा थी, खतरे की परवाह नहीं की। मन में जुनून था उन जवानों के परिवारों के लिए कि जवानों की शहादतों का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। निकले, हर घर में निकले, जहां तक जा सकते थे हमने कार्यक्रम करने का फैसला किया। विज्ञान भवन के अंदर जहां प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम होते हैं, और वहां किसको बुलाया? जैसे नन्नूभाई जी के असूल हैं,
कि इस मंच को राजनीतिक मंच कभी बनने नहीं दिया जाएगा। हमने भी वो फैसला किया था, यहां को राजनीतिक व्यक्ति नहीं आएगा। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा 71 जंग के हीरो, उनको मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की। रिटायर्ड एयर मार्शल मेहरा साहब और एक दो और लोग वहां पे आए। सरकार देती थी 70,000। सवाल पैसे का नहीं था, सवाल जवान की लाश की कीमत क्यों लगाई गई। सरकार को जगाने के लिए हमने अपने दोस्तों के साथ, जैसे नन्नू भाई ने हिम्मत की, और ये सदियों सदियों तक चलती रहेगी। हम रहे ना रहे, जब चलती रहेगी। हमने उस वक्त जवानों के परिवारों को 2-2 लाख रुपया देने का फैसला किया। रात को कैबिनेट की मीटिंग हुई, सरकार को शर्म आई, और उसके बाद सरकार ने 25 लाख और जमीनें, स्टेट गवर्नमेंट ने जमीनें और पेट्रोल पंप देने शुरू किए। हमने पैसे नहीं दिए जवानों को, परिवारों को। सिर्फ हमारा काम था हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों को और सरकारों को जगाना था। आज वो हमने जो कदम उठाया था, आज सरकारों की शुरुआत कर दी। 1 करोड़ 50 लाख, जैसी जैसी किसी की हिम्मत है स्टेट गवर्नमेंट की, और आगे जिम्मेदारी उठा ली वीर जवान ट्रस्ट नन्नू भाई जी, उनके दोस्तों ने। पर मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है, इतना बड़ा हिंदुस्तान, करोड़ों की जनता, कितने लोग होंगे वीर जवान ट्रस्ट और नन्नू भाई जैसे हिंदुस्तान के अंदर। ये मेरा आपसे सबसे एक सवाल है, पूछिए इन जवानों के परिवारों को। इनको बुलाया जाता है, कार्यक्रम होते हैं, हम भी उसमें जाते हैं। 50 रुपए का मोमेंटो और 50 रुपए की एक शाल डाल करके फोटो खींच करके फेसबुक पे डाल दी जाती है। इनकी कुर्बानियों, शहादतों को भी कई लोग बेच देते हैं। यह हिंदुस्तान के उन लोगों की हालत है। मैं हमेशा कहता हूं, जवानों के लिए कुछ करना है करो, नहीं कर सकते जवानों की कुर्बानियों का मजाक मत उड़ाओ स्टेजों पे बुला करके। यह एक मंदिर है जहां आज मैं खड़ा हुआ हूं। मेरी जिंदगी का अनुभव है, 37 साल हो गए आतंकवाद से लड़ते हुए। कभी बिहार जाता हूं, कल मुजफ्फरनगर में था शहीदों के कार्यक्रम में। पर सवाल यह है कि दिल से जिस दिन हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां, हिंदुस्तान की सोशल सोसाइटियां दिल से जिस दिन इन जवानों के लिए खड़ी हो जाएंगी, इन परिवारों के लिए, हमारे राष्ट्र की तरफ कोई देख नहीं सकता। हमारे 9 जवान बर्फों में समाधि ले लेते हैं और एक मौत से लड़ रहा होता है। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जेएनयू, उसमें नारे लगते हैं। क्या नारे लगते हैं? हे भारत मां, तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे, घर घर अफजल पैदा करेंगे। उधर जवान, उनकी बॉडी अभी घर पे आती नहीं है, उनके परिवार इंतजार में होते हैं, एक मौत की लड़ाई लड़ रहा होता है। भारत मां तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इस भारत के अंदर और हमारी कई पॉलिटिकल पार्टियां वहां उनके साथ खड़ी हो जाती हैं, आपके साथ खड़े हैं। तो कहां राष्ट्र सुरक्षित रहेगा? हम राजनीतिक लोग, हम आज सत्ता में हैं, कल सत्ता में आएंगे। अगर हमारे विचार राष्ट्र के खिलाफ होंगे तो राष्ट्र कभी बच नहीं सकता। मणिशंकर आयर हिंदुस्तान के इतने बड़े पदों पे रहे, पाकिस्तान में जाकर के उन आतंकवादियों के नेताओं को मिलते, कश्मीर में जाके उन आतंकवादियों के नेताओं को मिलते। बड़ी बड़ी इंग्लिश की अखबारों के एडिटर, वो आतंकवादियों के नेता जो हमारे जवानों पे पत्थर फेंकवाते हैं, वो आतंकवादियों के नेता हमारे जवानों पे गोलियां चलाते हैं, उनको मिलते हैं। आज जनरल सुहाग साहब जब से आए हैं, यह मेरी जिंदगी का अनुभव है। अगर यही रास्ता पहले की सरकारों ने अपनाया होता
तो आज पाकिस्तान कहीं दिखता नहीं। आज गोली चलती है, मैं मानता हूं, कश्मीर के अंदर अभी और चलेगी, पर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो जनरल सुहाग साहब ने नींव रखी है उसका ये हमें फल मिला है? भगवान कृपा करे, क्या कभी 26/11 की घटना हुई? क्या पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ? क्या कहीं आतंकवादियों ने हिंदुस्तान के कोने में हमला करने की कोशिश की? अब आतंकवादियों को पता है एक गोली चलेगी 100 का जवाब दिया जाएगा। अब आतंकवादियों को पाला पोछा अफजल कसाब की तरह नहीं किया जाएगा। ये पाकिस्तान हमारे से निकला हुआ, हे पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है हमारा ही रहेगा। ये हमारे से निकला हुआ पाकिस्तान फिर दिखा दी फिसरत तूने, फिर जख्म पुराने खोद दिए, जिस मां ने तुमको जन्म दिया उस मां का दामन नोच लिया। ये पाकिस्तान हमारे से निकला हुआ। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमने पंजाब के अंदर लड़ी है, जब सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, अकाली दल का कुछ हिस्सा, जब हमने मौत का कफन बांध के कह दिया हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें तो पंजाब को हिंदुस्तान से टूटने नहीं देना है, हमने पंजाब में खालिस्तान नहीं बनने देना है। कितने सालों का आतंकवाद हमने सबने मिलके, हमारी फोर्सेस ने, हमारी फौज ने आतंकवाद को समाप्त कर दिया, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां एक मंच पे इकट्ठी हो गई। क्या कश्मीर के मुद्दे के ऊपर ये पॉलिटिकल पार्टियां इन जवानों को देख करके, इन जवानों के बच्चों की, पतियों की शहादत को देख करके क्या कभी एक मंच पे इकट्ठी होंगी? कभी बड़े बड़े चैनलों में जाके कहेंगी, पाकिस्तान को बताएंगी कि हम आतंकवाद के खिलाफ सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक हैं? और जिस दिन पाकिस्तान को यह पता चल जाएगा कि पंजाब की तरह सारी पॉलिटिकल पार्टियां इन शहीद परिवारों के लिए, आतंकवाद के खिलाफ, अपनी मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए एक विचारधारा में है, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वो अपनी तरफ देख ले। कई बार जवानों की शहादतों को मैंने बड़ा अच्छी तरह देखा। तकरीबन हर परिवार से मैं कोशिश करता हूं मैं जुड़ा रहूं। उनका अपमान मैंने बड़ा देखा है, अभी भी कई जगह पे देखता हूं कि जवानों का अपमान, उनके परिवारों का अपमान किस तरीके से किया जाता है। जब पार्लियामेंट के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, गोलियां चली, हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को हमारे जवानों ने मौत का कफन बांध करके बचा लिया। अगर हमारे वो जवान मौत का कफन ना बांधते तो आज क्या होता? वो आतंकवादी पार्लियामेंट में घुसते, जहां होम मिनिस्टर, जहां फॉरेन मिनिस्टर, जहां ऑपोजिशन पार्टियों के लीडर और खड़े करके कहते, लाइव चलता टेलीविजन के अंदर, कश्मीर देते हो नहीं तो बटन दबाएंगे, बम चलेगा, उड़ जाओगे। मेरा ख्याल अब्दुल कलाम की तरह कुछ लोग होते और कहता, मर जाएंगे, कश्मीर नहीं दोगे, चलाओ बम। पर जब फांसी का फैसला आता है अफजल के ऊपर, वही पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जिनको बचाया जाता है वो कहते हैं फांसी नहीं होनी चाहिए। और मैं उन परिवारों के साथ मिलकर के अब्दुल कलाम जी के पास जाता हूं। बड़ी धमकियां आती हैं उस वक्त, कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी के अधिकारियों की, अगर मेडल लुटाने जाओगे आपकी जेड प्लस सुरक्षा 93 की तरह हटा दी जाएगी, आप मारे जाओगे। मैं उनको कहता हूं, अरे ये जिंदगी बोनस है, मर चुके हजारों बार मरे हैं, हजारों बार जन्म लिया है। आपने इन शहीद के परिवारों को छोड़ दिया, आपने उन शहादतों का अपमान कर दिया।
ये बोनस की जिंदगी इन शहीद परिवारों का अपमान सहन नहीं करेगी। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। मैं गया राष्ट्रपति जी के पास, मेडल दे दिए। राष्ट्रपति जी, जब फांसी दे दोगे मेडल वापस कर देना। अगर इन राजनीतिक लोगों की गलतियों से फांसी नहीं होती है तो इसको नेशनल म्यूजियम में रख देना। आने वाली जनरेशन देखेगी जिन बहादुर सूरवीरों ने अपना मौत का कफन बांध करके इन पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को बचा दिया, उन्होंने अफजल को भी बचा दिया। ये इतिहास में लिखा जाएगा। मेमन को फांसी होती है, रात को सुप्रीम कोर्ट खुला लिया जाता है। कौन वकील खड़े होते हैं? राम जेठमलानी, कपिल सिब्बल, के.एस. तुलसी, पूरी दुनिया के वकील खड़े हो जाते हैं। जिसने 93 के अंदर कई बहनों के सुहागों को उजाड़ दिया था, कई बच्चों को यतीम कर दिया था। पर उन वकीलों को पूछना चाहता हूं, क्या इन परिवारों को कभी दिक्कत आई इसका केस लड़ने की कभी कोशिश की? नहीं। बड़े बड़े चैनलों पे जब बहस होती है, मेमन जैसे वकील फांसी के मुद्दे के ऊपर जब वो कहते हैं कि मेमन को फांसी नहीं होनी चाहिए, अफजल को फांसी नहीं होनी चाहिए, मैं उनको एक ही सवाल पूछता हूं कि आप आतंकवादियों के केस क्यों लड़ते हैं? कहते हमारा पेशा है। मैं कहा सुनो मेमन साहब, आपका पेशा देशद्रोही, बहनों के सुहागों को उजाड़ने वाले, बच्चों को यतीम करने वाले, पैसा कमाने के लिए, इस राष्ट्र को धज्जियां उड़ाने के लिए आप केस लड़ते हैं। मेरा काम है इन जवानों के लिए, इस मातृभूमि के लिए बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, यह मेरा पेशा है। आपका पेशा है पैसा कमाना, मेरा पेशा है इनके लिए अपने बार बार जीवन को देना। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हमने तो उतनी किताबें नहीं पढ़ी हैं, पर उनके विचार, उन वकीलों के विचार जो हमारे राष्ट्र को तोड़ते हैं, जो मातृभूमि के टुकड़े टुकड़े करने वालों के गनैया जैसों के केस लड़ते हैं, वो हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंत्री बन जाते हैं, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर बन जाते हैं, हिंदुस्तान के कानून मंत्री बन जाते हैं। जब ये लोग काले कोट पहनते हैं ये लोग, तो ये आतंकवादियों के केस लड़ते हैं। और जब ये लोग बड़े बड़े पदों पे, मंत्री पद पे जाते हैं, तो हमारे जैसे लोगों की सुरक्षा को लेकर के हमारी जिंदगी और मौत का फैसला करते हैं और आईबी को अपने हाथों से न जाते हैं। ये वो राजनीतिक लोग हैं। इस राष्ट्र को बचाना होगा। बड़ी कुर्बानियों से यह राष्ट्र आजाद हुआ है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, रानी झांसी, जलियांवाला बाग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तात्या टोपे, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपने खून से इस राष्ट्र को सजाया है। आज अगर उनकी रूह ऊपर से देखती होगी, वो लोग जो गद्दारी करते इस देश के साथ, हमारे पुराने बुजुर्गों के नारे थे, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, ये जो पाकिस्तान में जाके मीटिंगें करते हैं, ऐसे राष्ट्र नहीं बचेगा। आजादी से पहले भी पॉलिटिशियन थे, जब घर से निकलते जलियांवाला बाग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट, शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहादत, वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, पर जब घर से निकलते थे सत्ता कुर्सी लेने के लिए नहीं, जैसे आज कश्मीर के अंदर लड़ाई आतंकवाद की नहीं, लड़ाई कुर्सी की है। जब कश्मीर आजाद होगा तो मैं यहां का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, जब कश्मीर आजाद होगा मैं यहां का मंत्री बनूंगा, इनकी ऐसी की तैसी, कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। सदियों से कश्मीर है मेरा, अब भी मुझसे दूर नहीं। तुम मांग रहे कश्मीर, मुझे उसकी मिट्टी देनी मंजूर नहीं। बीबी बच्चों से बढ़कर कश्मीर तो मेरी जानू है। मत करना धमाके की बात, भारत का हर एक पत्थर परवानू है। बहुत दूर जा चुका पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी जी ने
अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के विचार हो सकते हैं। मैं कोई नरेंद्र मोदी जी को मिला नहीं, ना मिलने का इच्छुक हूं। हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, पर उनकी जो पॉलिसी आतंकवाद के खिलाफ, समझौता नहीं करेंगे, गोली का जवाब गोली देंगे। वो गए थे पाकिस्तान, हमने विरोध किया था। उन्होंने बुलाया था नवाज शरीफ जी को, हमने विरोध किया था। पर जब पाकिस्तान नहीं सुधरा, जब पाकिस्तान ने दीनानगर की घटना, पठानकोट की घटना की, तो वो सामने बैठे हैं हिंदुस्तान के वो बहादुर जर्नल, लकीर खींचने का वक्त दे दिया और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। नरेंद्र मोदी जी ने कमाल दे दी और उन्होंने आपके सामने उस कमान को लेकर के अभी तक वो युद्ध जारी है। उन्होंने कहा अब समझौता नहीं होगा उतनी देर तक जितनी देर तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, हमारी जिंदगी भी बोनस है। रोज इन आतंकवादियों के खिलाफ ये मौत का कफन वर्दी पहन करके लड़ते हमारे जवान। हम इनके पीछे पीछे इनको लेकर के, इनको कोई तकलीफ ना हो, इनकी कुर्बानियों को मजाक ना उड़े, इनकी शहादतों का कोई अपमान ना हो, हमारे जवानों पे कोई राजनीति ना करे। हम इनके पीछे पीछे लगे रहते हैं। जब भी कोई ऐसी बात होती है, हम चैनलों पे जाके, हर जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं और पॉलिटिकल पार्टियों को सवाल पूछते हैं। भाई चैनल से बैठने से पहले एक एक महीने के लिए चलिए मेरे साथ, इन जवानों के बक्से उठाइए जहां पत्थर फेंके जाते हैं, आपको पता चले कि जवान कैसे मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हैं। जैकेट पहन करके, रुमाल निकाल करके, बड़े बड़े कोट पहन के पहनना चैनल के अंदर बड़ा आसान है, पर जवान के ऊपर जब पत्थर फेंके जाते हैं पता जवान को लगता है। और जो जवान हमारे जख्मी हो जाते हैं हिंदुस्तान के गांव गांव के अंदर, मैं नानूभाई जी को कहूंगा, आपने जो बहुत बड़ा कदम उठाया है, पर जो जवान जख्मी हो जाते हैं किसी भी फोर्सेस के, उसके लिए भी जरूर आपने एक कानून बनाइए। उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। मैं अपने आप को कई बार देखता हूं, मेरे शरीर के आधे हिस्से में लोहा है, मैं लोहे के सहारे चलता हूं, मैं किसी को बताता नहीं, क्योंकि ये मेरी मातृभूमि की सेवा की लड़ाई थी। बम गोलियां मुझे फूलों की तरह लगे, अब भी फूलों की तरह दर्दें होती है, मुझे फूलों की तरह लगती है, पर मैं अपने आप को सोचता हुआ कहता हूं, मैं तो 2 मिनट में हॉस्पिटल में दिखा देता हूं, मेरे पास बहुत साधन है। पर वो गरीब फौजी जवान जो पटना के अंदर, जो यूपी के गांव के अंदर, जो राजस्थान के गांव के अंदर, यहां देखने के लिए डॉक्टर नहीं है, वो दर्दे कैसे झेलता होगा, ये मैं कई बार सोचता हूं। मैं अपना इलाज करा सकता हूं, पर जवान का इलाज कैसे होता होगा। वो तड़पता तड़पता ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजारता होगा। मैंने अपने जवानों को अपने सामने अमृतसर के अंदर एलएमजी लगी हुई 45 किलो आरडीएक्स के साथ जवान के एलएमजी के टुकड़े टुकड़े होते हुए देखे। अपने जवानों के खून से लथपथ वो बॉडी देखी है और बाद में उन जवानों के शरीर के दर्दें देखी हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, टाइम बहुत मैंने ले लिया, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और जनरल साहब को मैं बहुत सैल्यूट करता हूं आपकी तरफ से, पूरे राष्ट्र की तरफ से। और नानू भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं आज भावुक हूं क्योंकि मैं सोचता था कि हम दुनिया से जब चले जाएंगे, कभी सरकारों ने तो मदद का ऐलान किया, क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इन परिवारों की देखरेख करेगी। नानू भाई जी 200 करोड़ की बात करते हैं, मैं दावे से कह सकता हूं, भगवान करे हमारे देश के अंदर कभी मुसीबत ना आए, पर कभी देश के अंदर मुसीबत आई, 200 करोड़ नहीं, ये वीर बहादुर ट्रस्ट, ये नानू जी के दोस्तों का ट्रस्ट 1000 करोड़ रुपया भी इन जवानों के लिए अपना सब कुछ बेच के निछावर कर देगा, ये मैं दावा करता हूं। अब हमें यकीन है, हम बोनस की जिंदगी में चले भी जाएंगे, हमें दिक्कत नहीं है। हमें जब यकीन है नानू जी ने संभाल लिया है सब परिवारों को,
बाकी पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिखावा है, झूठ है, चलता रहेगा। आखिर में वादा करके फिर जाऊंगा, हे भारत मां तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची वो साथ चढ़ाने आए हैं। ये जान हथेली पर रखकर कुछ कर दिखलाने आए हैं, है कफन का टुकड़ा जेबों में कुछ कर दिखलाने आए हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।